देखो बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है, ये यूनिट 4 में अपने सीखना है। देखे बिजनेस का ग्रोथ कैसे होता है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ग्रोथ मींस एक्सपांशन, यानी बिजनेस को बढ़ाना या तो नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। इन प्रैक्टिकल टर्म्स इसका मतलब ज्यादा सेल्स, ज्यादा रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉइज और मोर मार्केट शेयर। ग्रोथ हमेशा वेलकम करता है, कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहती वो ग्रो ना करे। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है और इसमें अच्छे एम्प्लॉइज आते हैं, और एम्प्लॉय अगर अच्छे होने तो ये नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कंपनी ग्रोथ कर पाती है। तो बट इट शुड बी प्रॉपर्ली प्लान, लेकिन जब भी ग्रोथ की बात करते हो इसका प्लानिंग होना चाहिए, और प्लानिंग करने के बाद जिस तरह से आप ग्रोथ करते हो इसका कंट्रोलिंग भी करना चाहिए, नहीं तो कंपनी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 अलग अलग स्ट्रेटेजी है। देखिए इसमें कैसे लिखा है कि एग्जिस्टिंग कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अगर लाए, बराबर ने, मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो इसको पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी बोलेंगे। अपने बताएं कि क्या होता है। देखो सबसे पहला पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी फोकस इज ऑन द फर्म्स एग्जिस्टिंग, अंडरलाइन करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन इट्स एग्जिस्टिंग मार्केट। हियर द एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू पेनेट्रेट हिज प्रोडक्ट, यानी वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा? बाय encouraging existing customers to buy more quantity of the firm's current products, यानी फर्म की अभी प्रोडक्ट है ना जो, वो अगर साल में आप एक बार खरीदते हो तो हर महीने में एक बार खरीदो। रिपीट परचेज को वो एनकरेज करेगा। परचेज द फर्म अप्लाइज effective and attractive marketing plans to encourage more frequent repeat purchase. For example, an ice cream parlor near the university वो एनकरेज करे कस्टमर को कि अगर वो पहले 2 बार आइसक्रीम खाते थे हफ्ते में तो 3 बार खाए। अब दूसरा, ये सेकंड स्ट्रेटेजी देखो, ये अकेले अकेले भी पूछे गए, देखो इंडिविजुअली। इसमें मार्केट डेवलपमेंट बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, यानी अभी जो प्रोडक्ट चल रही है वही प्रोडक्ट लेकिन नए तरह के कस्टमर के पास है, यानी मार्केट बदल जाए। न्यू डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल मार्केट का मतलब एरिया, डेमोग्राफिक मार्केट का मतलब पॉपुलेशन, यानी अगर अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाते तो बड़ों के लिए बनाए, और नई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट यूज यानी प्रोडक्ट का नया इस्तेमाल। तो सबसे पहले न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट देखे, इट फोकस इज ऑन सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू लोकेशन, जैसे कि अ फर्म सेलिंग इन सिंगापुर, मलेशिया के अंदर भी सेल करना स्टार्ट करे, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी। फॉर दिस द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अवेयर ऑफ पॉसिबल रीजनल differences in customer preferences, language and legal requirement. For example, Honda Motor वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स, कौन सी कार? लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स नहीं, है कार है, CARS। अब है बाहर की कंट्री में अगर अपने जाते हैं ना तो लेफ्ट हैंड ड्राइव मिलती है अपने को कार, दूसरी कंट्री में हमको लेफ्ट हैंड ड्राइव कार मिलती है, लेकिन यहाँ पे अपने राइट हैंड ड्राइव कराते हैं। कारण कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे अपने चलाना है, जिस साइड पे चला ना उसकी अपोजिट साइड पे आपको जजमेंट लेना होता है, इसीलिए वहां पे आपको क्या, ड्राइवर सीट वहीं पे रखी जाती है उल्टी साइड पे। यूएस में जाओगे सब लेफ्ट हैंड ड्राइव, यूएस में जाओ सब लेफ्ट हैंड ड्राइव, दुबई में जाओ सब लेफ्ट हैंड ड्राइव। इसीलिए अपने यहाँ से कोई जाता है ना वहाँ पे तो उसको थोड़ा तो पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट हमेशा इस साइड का अपने लिया है, राइट साइड का। लेफ्ट साइड का जजमेंट हमको पता ना चले एकदम से। Now, new demographic market. Demography means study of population. Here, existing product is sold in the new demography, such as on the basis of income. किस तरह से अपने डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक, उसको डेमोग्राफी बोला जाता है। जैसे इनकम पे, एजुकेशन, एज एंड जेंडर, इन सब के ऊपर अपने बाइफर्केशन करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप को अभी तक बेच रहा था, लेकिन वो अब किसी दूसरे ग्रुप के लिए भी बनाए, जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स पंखे बनाते, लेकिन बच्चों के रूम के अंदर पंखे चाहिए तो उसमें छोटा बीम वाले पिक्चर,
पंखे के ऊपर क्या दिखे, छोटा भीम दिखे। इन प्रोडक्ट यूज, न्यू प्रोडक्ट यूज आता है देखो थर्ड में, sometimes entrepreneurs comes to know that his product is used by the customer in some unexpected way। ये जैसे कि अपने पानी जो एक्वागार्ड का आता है ना, वो एक्वागार्ड के पानी को इसके बाद में ऐसा बोला जाए कि तुम क्या करो, उस पानी से तुम सब्जियां भी धो सकते हो। यानी वो कैंट वाले यही एडवर्टाइज करते। तो नया प्रोडक्ट यूज एक तरह से यूज होता है पीने के लिए पानी अपने यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ये भी यूज किया जा सकता है कि फल और सब्जियों को धोने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट ही मेक्स necessary modification in the product as per the requirements of such unexpected use or new use, और यानी नए यूज के लिए लोगों को एनकरेज किया जाएगा। जैसे बेसबॉल बैट अमेरिका में हर घर में होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए, खेलने के लिए तो रखते थे लेकिन खास करके सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि अगर कोई भी हुआ ना कुछ भी, तो बेडरूम के अंदर एक बैट तो रहता ही है, और वो बैट से ना कोई बर्गलर यानी कोई घर में घुसनखोर है ना, उसको मारा जाएगा। ये सेल्फ डिफेंस के लिए रखा जाता है। नाउ द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द फर्म्स एक्जिस्टिंग कस्टमर। अभी के कस्टमर, लेकिन अपने क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, नई प्रोडक्ट बनाएंगे। पर दिस एंटरप्रेन्योर टेक्स द फीडबैक। सबसे पहले कस्टमर के पास से फीडबैक लिया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन। इसी प्रोडक्ट को बदला जाएगा। जैसे यहाँ पे i10 कार जो है ना Hyundai की, वो सेंट्रो का अपग्रेडेड वर्जन है ऐसा मानते हैं, और i20 i10 का अपग्रेडेड वर्जन है। नाउ द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज। देखो डाइवर्सिफिकेशन ये तो वैल्यू एडेड चेन है, ये बाद में देखते हैं अपने। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अंडरलाइन करो, सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू अ न्यू मार्केट। प्रोडक्ट भी बदल दे, मार्केट भी बदल दे। इसमें तीन तरह से होता है देखो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बी क्यों लिखा है, वर्टिकल बोलते हैं उसको, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। देखिए इसमें एक स्टेप पीछे जाते हैं अपने वैल्यू एडेड चेन के अंदर। जैसे ऊपर अपने डायग्राम में देखेंगे, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है, उसके बाद में रॉ मटेरियल होलसेलर आएगा, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर आएगा, उसके बाद में फिनिश गुड्स होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैन्युफैक्चरर मैं होलसेलर के साथ में रॉ मटेरियल के अगर इंटीग्रेशन करता हूँ, या फिर मैं रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर के साथ में इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मार्केटिंग वाले के साथ में इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो मेरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बराबर नहीं, ये एग्जैक्टली फॉरवर्ड और बैकवर्ड आया था, कंट्रोलिंग में आया था। फिर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, ये दूसरा है। देखो अगर मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चर के साथ में इंटीग्रेशन करे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अपने सेम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलेंगे। सेम लेवल पे आए ना तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलेंगे। नाउ सी हियर, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, बस इतना इतना याद रखना है। बैक, टेकिंग अ स्टेप बैक लिखो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और सेम लेवल पे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। समझे? लेकिन याद रखो तीनों दिन में एग्जांपल से समझाना है कि हम किसके साथ में इंटीग्रेशन करें तो बैकवर्ड हुआ। बैकवर्ड के लिए हम अगर मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर के साथ में इंटीग्रेशन करें, लेकिन अगर अपने मैन्युफैक्चरर है तो अगर फॉरवर्ड करना है तो अपने मार्केटिंग चैनल में से किसी एक के साथ में इंटीग्रेशन करें। सो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अकर्स at the same level of the value added chain, but it involves a different yet complementary value added chain। complementary साथ में यूज की जा सके वैसी, जिसमें हेल्प मिले उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। देखो आपको, यूजुअली कस्टमर्स, फाइनेंसियर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स कंसिडर, हमेशा अपने ऐसा मानते हैं कि बड़ी फर्म तो ज्यादा स्टेबल होगी और ज्यादा प्रेस्टिजियस होगी, जिसके साथ में अपने रेपुटेशन जुड़ जाती है। लेकिन जब जब फर्म ग्रो करती है ना तो वो चेंज होती है। दिस चेंजेस इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ
मैनेजरियल चैलेंजेस, तो हम इसको क्या नाम देंगे, अलग अलग तरह के प्रेशर्स का नाम देंगे। तो सबसे पहला प्रेशर आएगा एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, मतलब अभी जो लोग काम करते हैं ना, उनका काम करने का तरीका सब बदल जाएगा। देखो, व्हेन ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर अप्लाइड, द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्ट्रेच टू मच। स्ट्रेच का मतलब ओवर यूज, ज्यादा यूज किया जाता है उनका। एज ए रिजल्ट देयर कैन बी रिडक्शन इन मोरल, बर्नआउट, बर्नआउट यानी थक जाना, एंड इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, और ज्यादा काम की वजह से लोग अपने जॉब को छोड़ देते। ऑल दीज कैन क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फॉर्म्स कॉर्पोरेट कल्चर। इन सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होती है फॉर्म के कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर। हाउ टू ओवरकम द प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब इसको कैसे ओवरकम, यानी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या। तो सबसे पहली बात, जनरली द न्यू वेंचर does not have an advantage of well developed human resource department that can interview, hire and evaluate the employees. So the most of the decisions are taken by the entrepreneur. यानी नॉर्मली क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके पास इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। एक बात समझो, जितने एम्प्लॉयज हैं उन्हीं सारे एम्प्लॉयज के अंदर से नॉर्मली अपने सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो डिसीजन कौन लेता है, पहले टॉप लेवल पे एंटरप्रेन्योर लेता है, उसके बाद में देखो सब एंटरप्रेन्योर्स आर यूजिंग द प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ट्राइनेट, एम्प्लॉयर ग्रुप, इस तरह से एम्प्लॉयर ग्रुप है ना, अलग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके अपने लिए एम्प्लॉयज को मांगेंगे ऐसा। Moreover, during the growth stage, the entrepreneurs have to decide about what proportion of workforce should be permanent और पार्ट टाइम किसको रखना है, यानी कितने लोग परमानेंट होंगे और कितने लोग पार्ट टाइम के लिए काम करेंगे। तो इसके लिए डिसीजन इंक्लूड्स मेनी ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ का मतलब गिव एंड टेक, एक्चुअली ट्रेड ऑफ का मतलब इक्विलिब्रियम भी होता है कि कितने को परमानेंट जॉब देनी है और कितने को टेम्पररी जॉब देनी है। If venture adopts greater percentage of part-time workers, then it gets the advantage of lower fixed cost. यानी अगर पार्ट टाइम वर्कर्स ज्यादा है, ज्यादा परसेंटेज रखेंगे, तो इसका मतलब एडवांटेज क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट लो हो जाएगी, स्लो कम हो जाएगी, यानी मतलब इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द फॉर्म। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि पार्ट टाइम वर्कर्स है ना, तो वो कभी भी आएंगे, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब हमको है ज्यादा सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, जरूरत हो तब एम्प्लॉयज आएंगे तो अपनी फिक्स कॉस्ट है ना वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इतनी ज्यादा फिक्स नहीं रहेगी वो। और जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एम्प्लॉयज है ना पार्ट टाइम वाले, वो कमिटेड नहीं होते, मतलब वो अपना 100% फॉर्म को नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम तो बिजनेस के अंदर अभी अभी है, कल नहीं भी होंगे, इसलिए वो लोग सीरियसली काम नहीं करते और अपना समझ के काम नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको लैक ऑफ कमिटमेंट बोला जाता है। लेकिन अगर हम परमानेंट वर्कर्स को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं तो इससे स्टेबिलिटी तो आएगी, स्थिरता, और साथ में कमिटमेंट भी वर्कर्स का हमारे वेंचर की तरफ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जरूरत भी होगी रे तो भी हम किसी वर्कर को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि हम किसी वर्कर को निकाल नहीं पाएंगे। After deciding the workforce, the entrepreneur has to decide firing of incomplete competent employees. Incompetent मतलब गैर लायक, नालायक ना कहवाए, जो काम नहीं करते उनको निकाल देने का डिसीजन लिया जाता है। एंड टू जस्टिफाई द फायरिंग ही हैज टू मेक फेयर इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। तो इसके लिए अपने पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको उनको रिपोर्ट कार्ड बना के देना पड़ेगा कि तुमको निकाला जाए, उसके पीछे का रीजन होना चाहिए, कारण बिना किसी को ऐसे ही नौकरी से नहीं निकाल सकते। नाउ प्रेशर ऑन मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा आता है मैनेजमेंट करने में जो प्रॉब्लम आता है वो। मेनी एंटरप्रेन्योर्स फाइंड दैट व्हेन देयर वेंचर ग्रोज दे नीड टू चेंज मैनेजमेंट स्टाइल्स। एंटरप्रेन्योर का मैनेजर्स प्रिफर टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, but it can be dangerous to the success of growing firm. अब जो मैनेजमेंट एम्प्लॉइज का है वो भी प्रॉब्लम कैसे, तो इसको कैसे ओवरकम करना है। इट इज सजेस्टेड दैट देयर शुड बी पार्टिसिपेटिव, अंडरलाइन करो,
पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, यानी मतलब जो लोग डिसीजन लेते हैं ना, वो अकेले अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले लेंगे, वर्कर्स को पूछ के डिसीजन लेंगे। जैसे एस्टैब्लिशिंग टीम स्पिरिट, हियर बिलीफ इज क्रिएटेड दैट ग्रेटर थिंग्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर। टीम स्पिरिट का मतलब क्या, सबको साथ में काम कराना है। तो जब तक सब लोग साथ में काम नहीं करेंगे तब तक अच्छी चीजें अचीव नहीं हो पाएगी। तो इसमें वी स्पिरिट होना चाहिए मी स्पिरिट की जगह पे। यानी किस तरह का इमोशन रखना है हमको कि सब साथ में मिलके काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अकेला कोई इंसान सारे क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले लेगा। नाउ कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉइज, इसके लिए टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। अगर टू वे कम्युनिकेशन है ना तो इससे ट्रस्ट यानी भरोसा बिल्डअप होता है और इससे फियर दूर होता है। इट रिक्वायर्स ओपन एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। एंटरप्रेन्योर मस्ट लिसन टू द एम्प्लॉइज एंड इनवाइट द सजेशंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसके लिए क्या, एम्प्लॉइज को सुनना पड़े, एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स एंड परेशानियों को अपने सुनना पड़े और उसके बाद में उनसे सजेशन यानी वो अगर जो भी सूचन करे उसको भी अपने पहले सुनना है, उसके बाद में उसको अपनाना है कि नहीं अपनाना है वो अपने ऊपर डिसाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग फीडबैक। एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर शुड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब देखो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब क्या, जिसमें कुछ नई चीज कर पाए वैसा, इसका मतलब सुधार पाए ऐसा फीडबैक देना है हमको, बराबर है। डिस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब क्या, उनको बुरा लग जाए, काम करने के लिए तैयार ना हो बाद में, उसको डिस्ट्रक्टिव फीडबैक बोलते हैं। या कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए वो, जिसका मतलब वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे और साथ में जो भी फियर है फेलियर का उसको दूर किया जाना चाहिए। नाउ डेलीगेटिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, व्हेन द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इंक्रीजेस, तो वो एक हर डिसीजन के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाता, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे को काम के अंदर आगे बढ़ा, इनिशिएटिव यानी किसी को काम के अंदर आगे बढ़ाना, किसी को शुरुआत के लिए एनकरेज करना। एंड ही मस्ट डेलीगेट द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस विदाउट द फियर ऑफ फेलियर। कोई भी तरह के डर के बिना डिसीजन ले पाना पॉसिबल होना चाहिए। नाउ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज, when entrepreneur provides the training to the employees, it will increase their ability and capacity to improve their own performance. कंटिन्यूस ट्रेनिंग का मतलब क्या, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को मिले लेकिन अगर कैपेसिटी उनकी बढ़े ना, उस तरह की ट्रेनिंग उनको रेगुलरली मिलनी चाहिए। अब देखो ये बिजनेस टर्न अराउंड है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो व्हाट इज बिजनेस टर्न अराउंड, यानी पूरा बिजनेस बदल देना, उसको बिजनेस टर्न अराउंड बोला जाता है। देखो पहले लिखा गया है कि टर्न अराउंड का मतलब क्या, अंडरलाइन करो। टर्न अराउंड मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू द पॉजिटिव वन। और अगर अपने बिजनेस टर्न अराउंड की बात करें तो कमिंग बैक ऑफ बिजनेस टू ओरिजिनल हेल्दी पोजीशन आफ्टर फेसिंग एडवर्सिटी। मतलब कोई चीज बिजनेस के साथ में बहुत सा टाइम तक लॉस चल रहा है तो हम उसको सुधार के वापस प्रॉफिट के ऊपर लाएंगे, उसको टर्न अराउंड बोलेंगे ना। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस an entrepreneur may face adversity because of external factors such as economic competition, changes in consumer needs or preferences, फिर अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल एक्स वॉर टेररिज्म और वेदर, ये सब चीजों के कारण बिजनेस में बहुत सारे बदलाव आते। कई बार एडवर्सिटी इसके लिए भी आती है क्योंकि मैनेजमेंट बराबर से नहीं है। सीवियर एडवर्सिटी कैन रिजल्ट इनटू बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी यानी बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, दिवालिया निकल जाए उसका। सच ए सिचुएशन demands a need to refocus the business and strive for turnaround। स्ट्राइव यानी मेहनत करना किसी चीज के लिए, एफर्ट्स लगाना, उसको स्ट्राइव बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ टर्न अराउंड में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी बट देयर आर सम कॉमन बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से, सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर को कैसा रोल प्ले करना है, विजनरी लीडर का, यानी वो खुद ऑनेस्ट और अपफ्रंट होना चाहिए, आगे की सोच रखने वाला जिसको बोलते हैं। ही शुड कम्युनिकेट विद ऑल एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द सिचुएशन। पहले वो बिजनेस के खराब कंडीशन के बारे में सबको इन्फॉर्म करेगा, अपने एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस मिलेगा।
वो हमेशा उनको एनर्जी में रखेगा और फोकस टू ब्रिंग बैक द कंपनी टू ओरिजिनल पोजीशन, और किसी भी हालत में कंपनी को उस पोजीशन पे लाने के लिए, जब कंपनी ने शुरुआत की थी वैसी पोजीशन पे लाने के लिए कोशिश करेगा। मोर ओवर ही शुड प्लान आउट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, यानी क्या करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी किसके लिए, रूट कॉज, कि हम जो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, यानी जो हमारा सबका सब खत्म होने जा रहा है, उसके पीछे के कारण क्या, उसके कारण ढूंढने की जरूरत है पहले तो। और यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, वेयर वी आर नाउ, ये क्वेश्चन आपको पूछना है, ये अंडरलाइन करो, क्योंकि 3 क्वेश्चन पे आपका ये आंसर है पूरा। द मैनेजमेंट मस्ट हैव अ सॉलिड प्लान। अब मैनेजमेंट के पास एक प्लान होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। द एंटरप्रेन्योर मस्ट इन्वॉल्व एवरीवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द वेज, कि किस तरह से कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी मार्केट में उसकी जो पोजीशन है वो, और फाइनेंस में यानी जो पैसे से उसकी पोजीशन लॉस में जा रही है वो कैसे इंप्रूव किया जाए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कटिंग कॉस्ट, किस तरह से अचीव करेंगे अपने, कॉस्ट कट करके, एफिशिएंसी इंक्रीज करके, और सेल्स को इंक्रीज कराने तक जितने भी चीजें हो सकती है वो सब करा के। हम यहाँ पे कौन सा सवाल पूछेंगे कि वेयर वी आर गोइंग, और थर्ड स्टेप है एग्रेसिव और करेक्टिव एक्शन लेना। अब सुधारना है तो कैसे सुधारा जाएगा उसका सवाल, तो हाउ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए यहाँ पे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इसमें से ना सिर्फ पहला और ये चौथा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करो ना तो भी तुम्हारा यूनिट कंप्लीटली तुम इसको कंप्लीट करा सकते हो, यानी याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।